नमस्कार मित्रों, पीवीबी के मॉड्यूल डी के टॉप 50 एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिजनेस एथिक्स मॉडिफाई पीपल बिहेवियर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो ये ऑप्शन जो है लगता तो सही है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। बिजनेस एथिक्स सीधा लोगों के बिहेवियर को नहीं बदलता, इंस्टेड इट गाइड्स उनको टू एक्ट मोरली, बट चॉइस हर पर्सन की होती है, राइट। तो ये कह रहा है कि मॉडिफाइबल बिहेवियर, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स इज मैनेजिंग वैल्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। ये सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एथिक्स का मेन फोकस है कि वैल्यू को मैनेज करना और कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना, राइट, चाहे पर्सनल हो या बिजनेस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट हो। ऑप्शन सी कह रहा है कि बिजनेस एथिक्स इज अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉर्ट में CSR बोलते हैं, आर द सेम। देखिए ये गलत है। क्यों गलत है? नहीं भाई, ये दोनों कंसेप्ट अलग अलग हैं। बिजनेस एथिक्स इंटरनल बिहेवियर पे फोकस करता है। ये किस पे फोकस करता है? हमारे इंटरनल बिहेवियर पे, राइट। जबकि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR ये हमारे एक्सटर्नल एक्शन पे फोकस करता है, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक्सटर्नल एक्शन, इसका क्या मतलब हुआ? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो एक्सटर्नल एक्शन का मतलब हुआ जैसे कि आपका सोसाइटी हो गया, उसके बाद आपका इन्वायरमेंट हो गया, राइट। तो इनके लिए काम करना, इस पे फोकस करती है हमारी CSR। फिर ऑप्शन डी कर रहा है एथिक्स कैन नॉट बी मैनेज्ड। ये गलत है। एथिक्स को मैनेज किया जा सकता है किसके माध्यम से? पॉलिसीज़ के माध्यम से, गाइडलाइंस के माध्यम से, राइट, या ट्रेनिंग के माध्यम से। तो अगर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करें तो एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एथिक्स इज मैनेजिंग वैल्यू एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है? पहला ऑप्शन कह रहा है फेयरनेस। देखिए फेयरनेस एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसमें हम इक्वल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है इक्वल ट्रीटमेंट, राइट, सबको एक ही नज़रिए से देखना चाहिए। फिर कहता है डिग्निटी। तो डिग्निटी का मतलब होता है कि रेस्पेक्ट देना, चाहे वो एम्प्लॉय हो या कस्टमर हो। यह भी एक एसेंशियल एथिकल प्रिंसिपल है, राइट। तो फेयरनेस का मतलब कि इक्वल ट्रीटमेंट, डिग्निटी का मतलब कि आपका हुआ कि इस रिस्पेक्ट देना, राइट। फिर एक आता है हमारा गुडविल। तो देखिए गुडविल भी इंपॉर्टेंट है, जो कि पॉजिटिव रेपुटेशन और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हमारा पॉजिटिव रेपुटेशन है, जो लॉन्ग टर्म आपका रिलेशनशिप है, इसको बिल्ड करने में गुडविल हेल्प करता है। और लास्ट करा है रिमेनिंग कॉन्शियस फॉर प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट। यह एथिकल प्रिंसिपल नहीं है। हर कॉस्ट पे प्रॉफिट कमाना अनएथिकल होता है, क्योंकि यह वैल्यूज़ और फेयरनेस को अंडरमाइन करता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। दोस्तों हमने इस प्रकार से 2000 से ऊपर MCQs बनाए हैं अपने PPB के। आप यदि उसको अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर, क्योंकि दोस्तों लास्ट मोमेंट में MCQ सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक MCQ PDF को, जो हमारा क्वेश्चन बैंक है PPB का, उसको आप बस दो बार देख लीजिए। लगभग 1000 से 2000 क्वेश्चन है उसमें। आप यदि उसको 2 बार देख लेते हैं ना, मैं गारंटी लेता हूं कि उसके बाहर तो कुछ आएगा नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। आपके सामने पूछा जा रहा है कि विसल ब्लोअर का जो प्रोटेक्शन एक्ट है ये कब का था? ये प्रोटेक्ट करता है लोगों को जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं रॉन्ग डूइंग के बारे में। तो पहला ऑप्शन कर रहा है 2009। नहीं दोस्तों, ये गलत है। 2009 में ये एक्ट पास नहीं हुआ था। फिर कर रहा है 2010। देखिए ये ऑप्शन क्लोज है लेकिन करेक्ट नहीं है। 2010 में भी एक्ट नहीं बना था। फिर कर रहा है 2005। 2005 भी सही जवाब नहीं है। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी पहले बन गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर कर रहा है 2011। हाँ बिल्कुल सही, 2011 में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट इंप्लीमेंट हुआ था, जो लोगों को प्रोटेक्ट करता है अगर वो किसी रॉन्ग डूइंग की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अभी तक हमने 3 क्वेश्चन देखे। एक बार समराइज कर लेते हैं की फैक्ट को। पहले मैंने क्या बोला आपको? एथिक्स का फोकस वैल्यूज़ मैनेज करना, राइट, और कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना होता है। ये 2 चीज़ याद रखेंगे। उसके बाद हमने बताया कि CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बिजनेस एथिक्स एक अलग कंसेप्ट है। फिर हमने देखा कि प्रॉफिट एट ऑल कॉस्ट सोचना अनएथिकल है। और फिर हमने देखा अभी कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसको इंडिया में 2011 में इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, which one of the following is not included in the standard banking code of conduct? बताइए स्टैंडर्ड बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी, न्यूट्रलिटी, रिलायबिलिटी और इंटीग्रिटी।
ठीक है, तो बताइए क्या इसमें से नहीं है। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी सही जवाब है। बैंकिंग कोड ऑफ कंडक्ट का मेन फोकस कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी, राइट। न्यूट्रलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ गलत है। अगला सवाल है कि बिजनेस एथिक्स कहाँ यूजफुल है, बताइए बिजनेस एथिक्स जो है वो कहाँ यूजफुल है। तो पहला कर रहा है डीलिंग विद डेलिमा, डेलिमा से डील करने में। ऑप्शन बी कर रहा है कि हमारा गार्ड रेपुटेशन, हेल्प इन अवॉइडिंग फ्यूचर रिस्क एंड ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो बिजनेस एथिक्स है वो सब जगह आपको हेल्पफुल होता है, चाहे वो आप डेलिमा से डील कर रहे हो या रेपुटेशन को गार्ड करना है या आपको फ्यूचर रिस्क को अवॉइड करना है, इन ऑल ऑफ दिस बिजनेस एथिक्स विल बी हेल्पफुल। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि जो यूएस बेस्ड नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी थी एनरॉन, फाइनेंशियल ईयर 2000 तक जिसकी रेवेन्यू कितनी थी $100 बिलियन, वो कैसी कंपनी हो गई। मतलब एमरॉन के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कैसी कंपनी हो गई, राइट। तो देखिए इसका सही जवाब है ये हो गई हमारी 7th लार्जेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी। इट बिकम 7th लार्जेस्ट फॉर्च्यून 500 कंपनी। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। अगला सवाल है कि मैनेजिंग बाय वैल्यू इन एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बेसिक फ्यू एलिमेंट, इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। तो सबसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि यदि हम वैल्यूज़ को मैनेज कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। पहला कर रहा है आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यू। देखिए सबसे पहले तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई करना होता है। अब मैं ऑर्गेनाइजेशन का कोर वैल्यू बोल रहा हूँ तो क्या क्या आता है, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि आपका इंटीग्रिटी हो गया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, ठीक है। तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है हमारा, ऑनेस्टी है, फिर इंटीग्रिटी है, ये सब के सब हमारे कोर वैल्यू में आते हैं, राइट। दूसरा पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन कोर वैल्यू। तो देखिए कम्युनिकेशन कोर वैल्यू यानी कि सिर्फ वैल्यू आइडेंटिफाई करना काफ़ी नहीं है, उन्हें हर लेवल पर कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है ताकि एम्प्लॉय को पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन उनसे क्या एक्सपेक्ट करती है, राइट। तो ये भी ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने कोर वैल्यू को आइडेंटिफाई किया, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फिर आपने उसे कम्युनिकेट किया, फिर क्या कर रहा है थर्ड पॉइंट को अलाइनिंग वैल्यूज़, यहाँ देखिए लिखा जा रहा है अलाइनिंग वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस, यह भी बहुत ज़रूरी है। वैल्यूज़ और डेली प्रैक्टिस को अलाइन करना होता है, कैसे काम किया जाए ताकि वैल्यूज़ ग्राउंड लेवल पर दिखाएं। और लास्ट ऑप्शन कर रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो आप देखिए मैनेजिंग वैल्यू का मतलब यह है ये सारी चीज़ें करना होता है। वैल्यू को पहले हमें पहचानना, उन्हें कम्युनिकेट करना और डेली ऑपरेशन के साथ अलाइन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ वैल्यूज। पहला ऑप्शन कर रहा है वैल्यू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोरालिटी। देखिए यह बिल्कुल सही है, वैल्यूज़ हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है किस तरह से हम अपना काम करें, यानी कि जिसको हम लोग कॉम्पिटेंस बोलते हैं, और मोरली कैसे बिहेव करें, दोनों चीज़ बताती है कि हाउ शुड वी अपन डू आवर वर्क, दैट इज कॉम्पिटेंस, एंड मोरली हाउ शुड वी बिहेव। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्यूचर है। फिर कह रहा है वैल्यूज़ आर वेरी लार्ज इन नंबर, गलत है। वैल्यू नॉर्मली स्पेसिफिक होते हैं, वैल्यू जो नॉर्मली होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं और लिमिटेड होते हैं, राइट। जैसे कि इंटीग्रिटी, रेस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी, ज़्यादा वैल्यू होने से कन्फ्यूजन बढ़ता है। फिर सी कह रहा है कि वैल्यूज़ आर रिलेटिवली टेम्पोररी एंड वल्नरेबल टू चेंज। नहीं भाई, वैल्यू जनरली लॉन्ग टर्म होती है और इजीली चेंज नहीं होती। जैसे मान लीजिए एक कंपनी अगर ऑनेस्टी पे फोकस करती है तो वैल्यू हमेशा उसकी रहेगी, तो ये भी गलत है, नन ऑफ द भी नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन ये सही है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमने क्या देखा, इसका सही जवाब है कि वैल्यूज़ हमें स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है कॉम्पिटेंसी की और मोरालिटी की। अब गोल्डन रूल क्या कहता है, पहला कह रहा है डोंट रिएक्ट टू अदर, यह गलत है। गोल्डन रूल एक्शन और रिएक्शन के ऊपर नहीं है बल्कि एक एथिकल प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो ये जो पहला ऑप्शन कर रहा है कि डोंट रिएक्ट टू अदर, दिस इज रॉन्ग। फिर बी कर रहा है डू एज यू वांट अदर टू डू टू यू, यह बिल्कुल सही है। गोल्डन रूल कहता है कि आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो वैसा ही उनके साथ बिहेव करो। जैसे अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हो तो पहले आपको दूसरे को रेस्पेक्ट देना होगा, ये होता है गोल्डन रूल। ऑप्शन सी कर रहा है डू एज यू विश टू बिहेव, यह वेग है। गोल्डन रूल स्पेसिफिक होती है, वह दूसरों के पर्सपेक्टिव से बात करती है, ना कि सिर्फ अपने विशेष के अकॉर्डिंग। तो ये तो वही कह रहा है जैसा आपको लगे वैसा करो, ऐसा तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ द तो नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है।
तो हमने अभी तक 3 पॉइंट देखे। पहला मैंने आपको ये बताया कि जो मीनिंग बाय वैल्यूज़ होता है, मैनेजिंग बाय वैल्यूज़ होता है, इसका क्या मतलब होता है। मैंने आपको समझाया कि मैनेजिंग बाय वैल्यू के अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, अलाइन करेंगे वैल्यू को प्रैक्टिसेस के साथ। तो ये देखिए, केवल क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत लीजिए, कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना है। और हमारे एमसीक्यू का यही खासियत होता है, मैं क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि आपने देखा मैनेजिंग बाय वैल्यू, तो ये आइडेंटिफाई करेगा, कम्युनिकेट करेगा, अलाइन करेगा, ये तीनों के तीनों इसके क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। पहले आप पहचानिएगा, फिर कम्युनिकेट कीजिएगा और फिर अलाइन कीजिएगा। फिर आता है अगला सवाल, हमने देखा कि वैल्यू गाइड कॉम्पिटेंसीज और मोरालिटी, और जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं। वैल्यूज याद रखिएगा हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, टेम्पोररी नहीं होता है, और ये कॉम्पिटेंसीज और मोरालिटी को गाइड करता है। फिर हमने देखा गोल्डन रूल के बारे में। गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल का फंडा सिंपल है, दूसरों के साथ वैसे ही बिहेव करो जैसे कि आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कि कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में, तो कॉर्पोरेट कल्चर को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, गोल्स एंड नॉर्म्स। देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वैल्यूज। क्या मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल वैल्यूज, बिलीफ, नॉर्म्स, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, जैसे कि आपका टीम वर्क हो गया, जैसे कि आपका कस्टमर सर्विस, इन सभी पे फोकस होता है। यह कल्चर डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो वही होता है कॉर्पोरेट कल्चर। क्या डिफाइन करता है ये डिसाइड करता है कि एम्प्लॉय का बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट कैसा होगा। ऑप्शन बी कह रहा है वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम। यह पार्ट तो जरूर होता है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के एंगल पे बेस्ड नहीं होता। ये लिखा ना, वे ऑफ लुकिंग एट प्रॉब्लम। तो देखिए, ये तो होता है एक पार्ट, लेकिन इट इज़ नॉट ओनली बेस्ड ऑन लुकिंग एट द सॉल्विंग द प्रॉब्लम। कल्चर ब्रॉडर चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स क्या हैं, ये कल्चर होता है। ऑप्शन सी का है मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट जरूर इंपॉर्टेंट है, बट कॉर्पोरेट कल्चर का मेन फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म बिहेवियर और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करता है। तो किस पे फोकस करता है ये, लॉन्ग टर्म बिहेवियर और सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और फिर कह रहा है कि टारगेटिंग बिगर मार्केट शेयर बढ़ाना भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल हो सकता है, लेकिन ये कल्चर का कोर पार्ट नहीं है। तो हमने क्या देखा, इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेट ऑफ वैल्यूज, बिलीफ, गोल्स एंड नॉर्म्स। यही होता है हमारा कॉर्पोरेट कल्चर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एथिकल डिलेमा के बारे में पूछा जा रहा है। एथिकल डिलेमा कब होगा। पहला कह रहा है क्लैशेस बिटवीन टू राइट्स। देखिए, एथिकल डिलेमा ऑप्शन ए कह रहा है कि क्लैशेस बिटवीन द टू राइट्स, तो सही ऑप्शन है। एथिकल डिलेमा तब होता है जब हमें दो चीज़ों के बीच डिसाइड करना पड़ता है, जैसे आप एक क्लोज फ्रेंड को सच बताते हैं या उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों राइट है, बट डिसीजन टफ होता है, राइट। तो ये तो सही लग रहा है मुझे, और यही सही आंसर है। फिर कह रहा है कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ राइट एंड लेस राइट। देखिए, इस सिचुएशन में एक चॉइस थोड़ा बेटर हो सकती है, पर डिसीजन फिर भी चैलेंजिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कंपनी के लिए प्रॉफिट बनाएं या एम्प्लॉय वेलफेयर पे फोकस करें, है ना। फिर सी कर रहा है डिसएग्रीमेंट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। राइट और रॉन्ग के बीच डिसीजन लेना रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि हर कोई गलत चीज़ों से दूर रहना चाहता है। एथिकल डिलेमा मोस्टली तब होता है जब दोनों ऑप्शन राइट हो, समझे। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा, क्योंकि करेक्ट आंसर सिर्फ ए है। डिलेमा का मेन एसेंस तब आता है जब दोनों ऑप्शन राइट लग रहा हो। मैंने आपको एग्जांपल बताया ना कि जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्लोज फ्रेंड है, ठीक है, उसको आप सच बताते हैं या उसका सीक्रेट प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों राइट है आपके पास, राइट, दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे डिसीजन लेना टफ है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एथिकल डिलेमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इंटीग्रिटी इज द कोर वैल्यू विच। पहला कह रहा है विच मेक्स एन इंडिविजुअल कंप्लीट। इंटीग्रिटी का मतलब है कि हर एक इंसान का अपना वैल्यूज़ के साथ पूरी तरह से अलाइन होना। देखिए, जो वैल्यूज़ है उससे प्रॉपरली अलाइन होना प्रत्येक इंसान का, उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। अगर आप अपने वर्ड्स और एक्शन के बीच कंसिस्टेंसी रखते हैं तो आप कंप्लीट फील कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है मेक एन इंडिविजुअल पार्शियल। इंटीग्रिटी का मतलब किसी भी तरह से बाइस्ड या पार्शियल होना नहीं होता है। यह वैल्यू हमेशा फेयरनेस और ऑनेस्टी को प्रमोट करती है, तो ये तो नहीं होगा। फिर कह रहा है मेकिंग एन इंडिविजुअल एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का यहाँ कोई रेलेवेंस नहीं है। इंटीग्रिटी का मेन फोकस इंटरनल कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी पे होता है। नन ऑफ द अबव नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर है। तो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन देखे उसके क्या क्या की पॉइंट्स एक बार समराइज कर ले। पहले मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज, बिलीफ, गोल और नॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने देखा एथिकल डिलेमा तब होता है जब हमें 2 राइट्स ऑप्शन के बीच चूज करना पड़ता है, और इंटीग्रिटी के एक इंडिविजुअल को कंप्लीट और ट्रस्टवर्दी बनाती है बाय एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन थॉट एंड एक्शन।
दोस्तों आपके पास यदि कम समय की कमी पड़ रही है और आपको एक ऐसे मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको कैप्सूल पीडीएफ, वन लाइनर पीडीएफ, कंटेंट क्विक रिवीजन पीडीएफ, व्हाट टू स्टडी पीडीएफ, 1000+ एमसीक्यूज इन द फॉर्म ऑफ क्विजेज, ये सभी चाहिए जिसके माध्यम से आप चीज़ों को फास्टली रिवाइज कर सकते हैं, तो हमारे कैप्सूल कोर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं। कैप्सूल कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है, या मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि पूछा जा रहा है आपसे इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि एम्प्लॉय मेकिंग यूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है जब एक एम्प्लॉय कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है। यह इलीगल है क्योंकि इससे मार्केट का फेयरनेस खत्म होता है। बिल्कुल सही बात है। पासिंग ऑन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन टू रिलेटिव फ्रेंड, देखिए यह भी इनसाइडर ट्रेडिंग का ही पार्ट है। अगर कोई एम्प्लॉय अपनी फैमिली या फ्रेंड को कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन दे देता है तो यह अनएथिकल और इलीगल है, राइट। ऑब्वियसली दिस इज अनएथिकल एंड इलीगल। इससे भी मार्केट में अनफेयर एडवांटेज मिलता है। फिर सी कर रहा है ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट विदाउट इन्फॉर्मिंग द बैंक। यह भी इनसाइडर ट्रेडिंग की एक और डेफिनेशन है कि अगर कोई बैंक एम्प्लॉय बिना अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म किए ट्रेड करता है तो यह अनएथिकल है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनसाइडर ट्रेडिंग के सभी एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है, ये सभी एस्पेक्ट यानी जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए, जैसे कि एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल, उसे दूसरे को पास करना और बिना इन्फॉर्म किए ट्रेडिंग करना, ये सब के सब हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग के पार्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है कि जो जॉब डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसका मतलब कि एक एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी डिनाई किया जा रहा है, किस बेसिस पर? पहला कह रहा है रेस रिलीजन। यह बिल्कुल सही है, किसी भी एम्प्लॉय को उनके रेस या रिलीजन के बेसिस पर जॉब अपॉर्चुनिटी से डिनाई करना जॉब डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। यह इलीगल है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसे बचना चाहिए। कास्ट, ठीक है, इंडिया में कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। किसी भी कास्ट के एम्प्लॉय को अनफेयर ट्रीटमेंट मिलना भी जॉब डिस्क्रिमिनेशन का हिस्सा है। सेक्स का रहा है, सेक्स या जेंडर के बेसिस पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वुमेन या मैन को उन्हें जेंडर की वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी से डिनाई करना अनएथिकल है। ऑल ऑफ द अबव तो करेक्ट है, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जॉब डिस्क्रिमिनेशन हर टाइप के बेसिस पे होता है, जैसे रेस, रिलीजियन, जेंडर सबको इंक्लूड करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिर कह रहा है कि बैंक एम्प्लॉय आर एक्सपेक्टेड नॉट टू एक्सेप्ट ब्राइब वाइल, ठीक है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्रेडिट अप्रेजल एंड लोन डिसबर्समेंट, ठीक है। देखिए यह एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे बैंक एम्प्लॉय को ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, इससे फेयर लैंडिंग प्रैक्टिस खत्म होती है, ठीक है। फिर कह रहा है मॉनिटरिंग एंड रिकवरी ऑफ लोन। मॉनिटरिंग और लोन रिकवरी के टाइम भी ब्राइब नहीं लेना है, ब्राइब लेना अनएथिकल है। अगर कोई एम्प्लॉय ब्राइब लेता है तो वो अपने ड्यूटीज़ को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है कि मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब यह भी सही है। बैंक प्रोडक्ट और सर्विसेज की मार्केटिंग करते वक्त ब्राइब लेना भी अनएथिकल और इलीगल है, इससे कंज्यूमर को गलत इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब है, यानी बैंक एम्प्लॉय को इन सभी सिचुएशन में ब्राइब एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट कवर किए उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहले मैंने आपको बताया कि इनसाइडर ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल, उसके पास करना और बिना इन्फॉर्म किए ट्रेडिंग करना, ये सब के सब शामिल है। फिर हमने बताया कि जॉब डिस्क्रिमिनेशन किसी भी एम्प्लॉय को उनके रेस, रिलीजन, कास्ट या सेक्स के बेसिस पर डिनाई करना होता है। और फिर मैंने बताया कि बैंक एम्प्लॉय को किसी भी सिचुएशन में ब्राइब नहीं ले एक्सेप्ट करनी चाहिए, चाहे वो लोन डिसबर्समेंट हो या मार्केटिंग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ बैंकर स्ट्राइव टुवर्ड एंश्योरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्कीज ऑफ बिगर देन सेल्फ कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कम्युनिटी। समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए कम्युनिटी लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश जरूरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कोशिश है वो किस लेवल पे किया जाना चाहिए। देखिए कम्युनिटी लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कोशिश जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका स्कोप लिमिटेड है। कम्युनिटी का फोकस कहाँ होता है? तो कम्युनिटी का फोकस होता है हमारे लोकल लेवल पे। ये याद रखिए कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लिमिटेड है, लोकल लेवल पे इसका फोकस होता है। फिर कह रहा है रिलीजन। देखिए रिलीजन भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्राइमरी फोकस यह नहीं होता है, यह ब्रॉडर कंसेप्ट को एड्रेस नहीं करता, ठीक है। फिर कह रहा है सोसाइटी एट अ लार्ज। यह ऑप्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और भी ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं, राइट। फिर कर रहा है ग्लोबल काउज। बिल्कुल बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एम है ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट बनाना होता है। इसका मतलब है कि बैंकर सिर्फ अपने कम्युनिटी या कंट्री तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोचता है। यह इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी रिडक्शन और सोशल जस्टिस जैसे ग्लोबल इशू को एड्रेस करता है। तो देखिए क्या क्या मैंने बोला आपको इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया आपको? पॉवर्टी रिडक्शन,
और फिर क्या बताया आपको, सोशल जस्टिस, इन सभी जैसे ग्लोबल इश्यूज को ये फोकस करता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि an acceptable ethical behavior involves an employee general set of belief, values and behavior that he or she shapes up for the regular day to day method of service delivery dealing with। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है सुपीरियर ऑफिसर एंड बोर्ड मेंबर। देखिए यह जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन एथिकल बिहेवियर सिर्फ सुपीरियर ऑफिसर तक लिमिटेड नहीं होता। ऑल कैटेगरीज ऑफ द कस्टमर एंड टू द को एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। एथिकल बिहेवियर हर एम्प्लॉय को उनके कलीग और सब कस्टमर के साथ इंगेज करते वक्त ध्यान में रखना होता है। यह सर्विस डिलीवरी को एथिकल और कंज्यूमर कस्टमर फैमिली बनाता है। कस्टमर, सिर्फ कस्टमर के साथ एथिकल बिहेवियर बनाना कुछ लिमिटेड है। एम्प्लॉय को अपने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ तो जरूर एथिकल होना चाहिए, लेकिन यह सिर्फ एक सेगमेंट है। एथिकल बिहेवियर सभी कस्टमर, सभी एम्प्लॉय के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में का सबसे बड़ा एम है ग्लोबल काउज को एड्रेस करना, और फिर एक्सेप्टेबल एथिकल बिहेवियर में हर एम्प्लॉय को उनके कलीग और कस्टमर के साथ एथिकल तरीके से बात करना चाहिए। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन सा एक रेमेडी नहीं है अनएथिकल बिहेवियर के लिए, राइट। तो पहला ऑप्शन कर रहा है डेवलपिंग एथिकल मैनुअल, एथिक्स मैनुअल। देखिए यह रेमेडी बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। एथिक्स मैनुअल से एम्प्लॉय को क्लियर गाइडलाइन मिलते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इससे ऑर्गेनाइजेशन एथिकल प्रैक्टिस को प्रमोट करते हैं, ये तो है। फिर नीप अनएथिकल बिहेवियर इन द बर्ड, यह भी एक अच्छा अप्रोच है। अगर कोई अनएथिकल बिहेवियर शुरू का होता है उसे तुरंत एड्रेस करना चाहिए, इसे लार्जर प्रॉब्लम बनते नहीं हैं, ये भी सही बात है। फिर मीन्स आर नॉट अप्रिसिएटेड, यानी यह ऑप्शन कुछ समझ नहीं आता अगर आप अनएथिकल मीन्स को नहीं अप्रिसिएट करते हैं, तो यह तो एक अच्छा अप्रोच है। फिर कह रहा है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, तो ये सही जवाब है। एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली अनएथिकल बिहेवियर को रोकने का काम नहीं करता, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा। नॉट पूछा है ना, नॉट अ रेमेडी। तो APR जो होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, ये अनएथिकल बिहेवियर को रोकने का काम नहीं करता। ये ज़्यादातर परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए होता है, न कि एथिकल बिहेवियर को इंश्योर करने के लिए, राइट। चलिए अगला सवाल है, ऑफ द फॉलोइंग विच डज नॉट, नॉट पे ध्यान दीजिएगा, विच डज नॉट अमाउंट टू कंडक्टिंग पर्सनल वर्क ड्यूरिंग बिजनेस आवर। पहला ऑप्शन कर रहा है सर्चिंग एंड कंपेयरिंग द प्रोडक्ट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए यह तो पर्सनल वर्क है, ऐसा करना बिजनेस आवर में अनएथिकल है, क्योंकि यह आपके वर्क कमिटी को डिस्ट्रैक्ट करता है। ऑप्शन बी कर रहा है सर्चिंग कंटेंट एंड कंपेयरिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल टू हेल्प द सुपीरियर टू डिलीवर अ स्पीच इन द बैंक मीटिंग। देखिए यह काम तो बिजनेस से रिलेटेड है, अगर आप अपने सुपीरियर को मीटिंग के लिए प्रिपेयर करने में मदद कर रहे हैं तो यह पर्सनल वर्क नहीं है। फिर सी का यही आंसर होगा हमारा। फिर सी कर रहा है गाइडिंग एम्प्लॉय ऑफ द स्मॉल बिजनेस ऑन बाय द एम्प्लॉय, यह भी पर्सनल वर्क है और आपको बिजनेस आवर में नहीं करना चाहिए। आपके मन में आपके मेन एम्प्लॉयर के लिए काम करते वक्त दूसरे बिजनेस को मैनेज करना अनएथिकल है। फिर कह रहा है कि कंप्लीटिंग द स्कूल असाइनमेंट फॉर किड, यह तो बिल्कुल पर्सनल वर्क है। स्कूल असाइनमेंट कंप्लीट करने में बिजनेस आवर का इस्तेमाल करना अनएथिकल है, राइट। तो पर्सनल वर्क ड्यूरिंग बिजनेस आवर ये सभी अनएथिकल कहलाते हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहा है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, जो हमारा विसल ब्लोअर पॉलिसी है पब्लिक सेक्टर बैंक का और RBI का, इसको किसके अंदर लाया गया 21 अप्रैल 2004 से। तो पहला ऑप्शन कर रहा है SFIO यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो SFIO फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है, लेकिन यह विसल ब्लोअर पॉलिसी को हैंडल नहीं करता। फिर कर रहा है CAG ऑडिट और फाइनेंस अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड है, यह विसल ब्लोअर पॉलिसी को एड्रेस नहीं करता। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC विसल ब्लोअर पॉलिसी को रेगुलेट करता है, इसका मेन एम करप्शन को रोकना है, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना है। लास्ट कर रहा है CIC इंफॉर्मेशन एक्सेस और RTI से रिलेटेड है यह, लेकिन यह विसल ब्लोअर पॉलिसी का डायरेक्टली नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही जवाब है। तो अभी तक हमने जो पॉइंट्स पर इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो मेन पॉइंट अभी कवर किए हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अनएथिकल बिहेवियर को एड्रेस करने के लिए APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। पर्सनल वर्क में बिजनेस आवर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सुपीरियर की मदद करना एक बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। और विसल ब्लोअर पॉलिसी को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के अंदर रेगुलेट किया जाता है। चलिए अगला सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पूछा जा रहा है कि बैंकिंग ऑपरेशन इन रिसेंट ईयर आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली customer focused and in way getting attuned to the ever growing
पहला कह रहा है रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन। देखिए रेगुलेटरी प्रिस्क्रिप्शन तो जरूर बैंकिंग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली कस्टमर फोकस नहीं बनते, यह तो रूल्स और रेगुलेशन को डिफाइन करते हैं। आईटी चैलेंजेस भी बैंकिंग में हमेशा रहते हैं, लेकिन इसका कस्टमर फोकस से डायरेक्ट संबंध नहीं है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बैंकिंग ऑपरेशन जो है कस्टमर फोकस हो रहा है और एट्यून्ड हो रहा है किससे, तो आईटी चैलेंज भी बैंकिंग में हमेशा रहता है, लेकिन इसका कस्टमर फोकस से डायरेक्ट संबंध नहीं है, यह ज़्यादातर टेक्निकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। कस्टमर इनकम की इंपॉर्टेंस है, लेकिन यह ज़्यादा डायरेक्टली ऑपरेशन को कस्टमर फोकस नहीं बनाता। कस्टमर प्रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। बैंकिंग ऑपरेशन अब कस्टमर की प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। जब बैंक अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से तैयार करते हैं, तब वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाता है, राइट। चलिए अगला सवाल है कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसको ब्रॉडली यूज़ किया जा रहा है दो डिफरेंट एवेन्यूज़ में, एक है कम्युनिकेशन और एक है कनेक्टिविटी। एक है कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और दूसरा क्या है? पहला कह रहा है डीआरएम यानी कि डिजिटल राइट मैनेजमेंट। डिजिटल राइट मैनेजमेंट का बैंकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, यह ज़्यादातर कंटेंट प्रोटेक्शन का कहाँ यूज़ होता है? कंटेंट प्रोटेक्शन में यूज होता है, ठीक है, कंटेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा। बीपीआर यानी बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब है बैंकिंग ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना। क्या करना है? स्ट्रीमलाइन करना और एफिशिएंसी बढ़ाना। आईटी का इस्तेमाल बीपीआर में होता है ताकि प्रोसेस को ऑटोमेट किया जा सके और कस्टमर एक्सपीरियंस को इन्हांस किया जा सके। फिर कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी बैंकिंग में डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करते, यह तो क्रिएटिव कंटेंट और इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड है। और लास्ट कर रहा है डीएलपी यानी डेटा लिंक प्रिवेंशन। डेटा लिंक प्रिवेंशन बैंकिंग में जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटीज के से दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब क्या है इसका? बीपीआर, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। तो हमने दो पॉइंट देखा इस स्लाइड में। हमने देखा कि बैंकिंग ऑपरेशन ऑफ कस्टमर प्रेफरेंस को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए जा रहे हैं, और हमने ये भी देखा कि आईटी बैंकिंग में दो मेन एवेन्यूज़ है, एक कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी और दूसरा बीपीआर। फिर एक सवाल है कि जो आरबीआई की कमेटी थी मैकेनाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री 1984 की और कंप्यूटराइजेशन इन बैंकिंग 1988 की, इसको किसने हेड किया था? पहला कह रहा है वाई.एच. मालेगाम। देखिए वाई.एच. मालेगाम का बैंकिंग सेक्टर में सिग्निफिकेंट रोल है, लेकिन इस कमेटी को उन्होंने हेड नहीं किया। सी रंगाराजन, बिल्कुल सही। देखिए सी रंगाराजन ने इन दोनों कमेटी को हेड करते थे। उनका काम बैंकिंग इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने टेक्नोलॉजी को बैंकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करने में फोकस किया। वाई.एस. सराफ, इनका नाम भी बैंकिंग में सुना गया है, लेकिन उनका डायरेक्ट रिलेशन इन कमेटी से नहीं है। एम नरसिम्हन, ये भी बैंकिंग रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक कमेटी को नहीं हेड किया। फिर कहा जा रहा है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अलाउ इट्स क्रिएटर और इनोवेटर टू यूज आईपी फॉर हिज और ऑन बेनिफिट एंड। पहला ऑप्शन कर रहा है अलाउ द गवर्नमेंट ऑल्सो टू यूज सच वर्क। देखिए यह ऑप्शन सही नहीं है। आईपीआर का मेन एम क्रिएटर को उनकी क्रिएशन का बेनिफिट देना है, लेकिन गवर्नमेंट को इसको यूज करने की परमिशन नहीं होती अनलेस क्रिएटर खुद से अलाउ ना करे। प्रोहिबिट एनी थर्ड पार्टी यूज ऑफ सच वर्क, बिल्कुल सही। देखिए आईपीआर थर्ड पार्टी को बिना परमिशन के किसी भी वर्क का इस्तेमाल नहीं करने देता, राइट। इससे क्रिएटर की राइट प्रोटेक्ट होती है और उन्हें अपने वर्क का पूरा बेनिफिट मिलता है। एनीवन एल्स फॉर नॉन प्रोहिबिटेड यूज, यह स्टेटमेंट गलत है। आईपीआर किसी भी थर्ड पार्टी को वर्क का इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देता जब तक क्रिएटर खुद अलाउ ना करे। और लास्ट कर रहा है डाइल्यूट द क्रेडिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस स्पेस। यह ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट है। आईपीआर एक्चुअली बिजनेस स्पेस में कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, क्योंकि यह क्रिएटर को अपने इनोवेशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार देता है, राइट। तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा अभी? मैंने आपको बताया कि जो आरबीआई की कमेटी थी मैकेनाइजेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री और कंप्यूटराइजेशन की, उसको हेड किया था रंगाराजन ने। फिर मैंने आपको बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोहिबिट एनी थर्ड पार्टी फ्रॉम यूजिंग द क्रिएटर वर्क विदाउट परमिशन। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 वीडियो लाऊं, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन यस। ये मुझे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, तो कि मुझे ये प्रोत्साहन देगा कि मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ और लाऊं। और यदि आपको कैप्सूल कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।